हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी को शुभ संध्या मेरी ओर से। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग साइंस के अतिलघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। मैं आपको जैसे आपके पेपर करवा रही हूँ लाइव क्लास में, और उसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बीच बीच में हो रहे हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन अतिलघुत्तरीय भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने सिलेबस को चैप्टर वाइज नहीं कवर किया हुआ। तो आपको पता है कि हर चैप्टर से तो क्वेश्चन आते हैं, बट इतने नहीं आते हैं। थोड़ा 25 नंबर का पेपर है, छोटा बनता है, पता है आपको। तो हमें भी उसी तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए देखना है। तो मेरी कोशिश क्या है कि जब तक आपकी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, डेट और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तब तक जितना भी क्वेश्चन हो पा रहा है एक डिफरेंट आंसर वो मैं आपको करवा दूँ। क्योंकि आपके पास सीरीज़ है, मुझे पता है, लेकिन सीरीज़ का हर आंसर सबके लिए उतना आसान नहीं होता और समझ में भी नहीं आता है। और ज़रूरी नहीं कि वो रिपीट हो जाए। तो थोड़ा इजी प्रश्न करके उत्तर लिख लेंगे तो शायद अच्छा होगा, और कम समय में चीज़ें आपको सॉल्व में समझ में आएंगी। आज मैंने कहो कि कुछ चैप्टर ओरिएंटेड से क्वेश्चंस लिया हो तो नहीं लिया है, मिक्स लिया है। और ऐसे ही मिक्स करवाऊंगी आपको इस सब्जेक्ट में। चैप्टर ओरिएंटेड बड़े वाले में करेंगे क्योंकि उसमें प्रश्न ज़्यादा आता है। इसमें क्या होता है, घुमा फिरा के थोड़ा वहाँ से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, क्योंकि 3 सेक्शन में पूरा साइंस बना है और 25 नंबर का ही आना है, तो कितना क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए मैं भी वैसे ही करवाऊंगी, ठीक है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आपके ये जो PDF है ये मिलेंगे, तो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं। जब क्लास लीजिए तो पूरी क्लास सुनिए, समझिए क्या है, ताकि उस दिन याद रहे और लिख पाएँ आप। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, जब भी लाइव क्लास हो रही है तुरंत आइए, चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल सा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ये क्या होती है। मैंने आज फिजिक्स को उठाया, ठीक है। बायो थोड़ा इजी पड़ता है, लिख लेते हैं फिलहाल, तब भी लिख लेते हैं। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा थोड़ी शुरुआत फिजिक्स से हो जाए। बताइए, आप लोग भी अपनी परिभाषा लिखिए ना, जरूरी नहीं कि यही लिखिए। जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो चैट बॉक्स में आप इन्वॉल्व है, बातें हो रही हैं, देख रहे हैं, आप लिख रहे, तो एक एक परिभाषा लिखिए ना। हो सकता है कि आपके दोस्त की अच्छी हो जाए, कुछ हेल्प मिल जाए। जल्दी से लिखिए, एग्जाम्पल्स बताइए। मैं यहाँ पर आपको जब करवाती हूँ तो एक अपना भी बना कर लिखा करिए। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी कि मैम ने जो दिखाया है वो ठीक है, सीरीज़ में एक लिखा है वो ठीक है। हाँ, हम भी दोनों को मैम का सीरीज़ का मिला है, खुद एक आंसर लिख ले रहे हैं, वो अपने कॉपी में लिखना है। आई बात समझ में? 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बताइए। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी के योग को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम के सेटअप में कोई अवयव है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो मिलाकर क्या बनाती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, ये भी एक प्रश्न बनता है, ये बहुविकल्पी में आता है फिलहाल। और ऊर्जा के प्रश्न के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब जो ऊर्जा के प्रश्न के MCQs बनेंगे, एग्जाम्पल्स ही बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में SI यूनिट वगैरह जो है वो भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी के कितने अंग हैं, कितने अंश हैं या प्रकार है, तो आप कहेंगे मैम 2 हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। तो एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। समझ में आई बात? चलिए दूसरा, अपसारी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अपसारी अभिसारी, ये दो एक ही के 2 नाम होते हैं। लेंस के भी चैप्टर इस बार सिलेबस में दिए गए हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस के लाभ, विशेषताएं, हानियाँ, ये सब थोड़ा जान के चलिए। पेपर में आएगा, 2-2 3-3 लाइन लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। तो लेकिन एकदम कंठस्थ रहिए। फिलहाल हम लेंस पे क्वेश्चंस करवाएंगे और भी, आज तो बस शुरुआत कर दी है। अपसारी कौन सा लेंस होता है? तो अंदर की ओर अपवर्तित सतह वाला, जो ट्रांसफर चेंज नहीं होती है, वो उसका सरफेस वाला लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होता है यही पूछा गया है कि अपसारी कौन सा लेंस होता है, तो अपसारी अवतल लेंस होता है। ये 1 नंबर में है,
कहीं हाँ है, लेकिन ये बहुविकल्पी में आ सकता है, कहीं हाँ क्यों नहीं, ठीक है। बहुविकल्पी में भी आ जाएगा, बिल्कुल पूछ लेगा, सामने से ऐसे पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराया, फैंटास्टिक, एकदम बढ़िया। आगे बढ़िए, चलिए बात करते हैं उत्तल लेंस कैसे होता है, या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, यही है ना, यही प्रश्न है। तो देखिए, एक प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस भी एक प्रकार का लेंस है, लेंस का एक प्रकार है वो, ठीक। दोनों तरफ गोल की तरह बाहर की ओर मुड़ता है, उसकी बनावट जो होती है बाहर की तरफ दोनों तरफ गोल होती है, गोल की तरफ वो टिल्ड होता है। ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, बीच में वो खूब मोटा दिखेगा, लेकिन जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पर पतला होता है। वे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित होने या साथ आने का कारण बनते हैं, जिससे आपको एक सेंट्रल छवि दिखती है। आप एक केंद्रित होकर, फोकस्ड होकर, फिर जो चीज़ आप देखना चाहते हो, जो सारी रेस कलेक्ट होती है एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट की हेल्प से आप देख पाते हो। मैं थोड़ा लेंस पे और गौर से आपको बताऊंगी तो थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को लेकर मत परेशान हुई, बस क्वेश्चन देख लीजिए कि भाई उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। अवतल लेंस का चित्र बनाना आना चाहिए, उत्तल लेंस का चित्र बनाना, क्योंकि साइंस में चित्र भी आता है, ये बात याद है ना। तो आएगा तो थोड़ा उस लेवल से भी तैयारी करके, अपनी तैयारी शायरी करके चलो भाई, ठीक है। 3, नेक्स्ट केमिस्ट्री भी ले लिया मैंने थोड़ा सा। धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि का नाम बताइए। जो ये धातुएं होती हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम किसी तरीके से करेंगे ना, क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो धातुओं को प्रोटेक्ट करने की जो विधि होती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 4 डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देगा, पता होगा तो टेक कर लोगे आप लोग। तो धातुओं के संरक्षण हेतु जो अपनाई जाने वाली विधि है वो है गैल्वेनोनीकरण, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, धातु चढ़ाना। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र के पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली सी परत जम जाती है, और इसी लोहे का प्रयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में भी किया, मतलब हम उसके ऊपर एक ऐसा लेपन कर देते हैं इस विधि के द्वारा कि लोहे में मॉइस्चराइज़र मिलता है, नमी जब उसको प्राप्त होती है तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है, उसमें जंग नहीं लगा, तो लोहे के ऊपर देखो पपड़ी जैसा बन जाता है, फूला फूला सा। थोड़ा पानी में रखा रहे लोहा, बरसात हो गई, लोहे में देखो अक्सर हो जाता है कि नहीं, गेट, खिड़कियाँ जो बाहर आउटर पे होते हैं, जहाँ बारिश के पानी पड़ते हैं, गेट जो मेन गेट होता है उसमें मुर्चा लग जाता है कहते हैं, कई समय बाद पेंट करना, वो क्या होता है, यही सब तो होता है, ठीक है। तो यहाँ और पेंट करवाते हैं हम लोग बराबर, तो बचा रह जाता है, कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है, बहुत सिंपल सा है, अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न ले आ देता है, क्वेश्चन ईजी आ जाएगा, इसीलिए ध्यान रखो भाई, पढ़ो जम के, मेहनत करो जम के, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ऐसे क्वेश्चन से सारे के पीडीएफ बड़े बड़े मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेज डाल दूंगी, आप लोग ऐसे रट्टा मार ले, थोड़ा रट्टा क्या माना, अगर 5 मिनट निगाह सरसरी डाल दोगे ना तब भी हेल्प हो जाएगी। चलो, धातुओं का संरक्षण क्या है, ये देखिए दिख रहा है, लोहे के ऊपर जंग लगी हुई है ना, देखो ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। तो धातुओं का संरक्षण क्या है, ये प्रश्न बनता है भाई, ये जो मेजरमेंट है ये क्या है। तो धातुओं की सतह पर परिरक्षक क्या लिखा है, सॉरी, परिरक्षक लगाने से वातावरण और धातु के बीच में एक अवरोध पैदा हो जाता है। जब उसके ऊपर लेपिंग कर देते हो ना, लपेट देते हो, तो उसमें क्या होता है, जो धातु होती है, जो इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी है, नमी है ना, उसके बीच में एक रुकावट पैदा होती है, और वो रुकावट फिर आपको उसको जंग लगने नहीं देती, उससे बचाती है, उसको दूर रखती है, हटो यहाँ पे लेप लगा हुआ है, तो उस लेपड़ की वजह से उसमें इतनी जल्दी रस्टिंग नहीं हो पाती है। आई बात समझ में, तो इसको कहते हैं धातुओं का संरक्षण। यहाँ तक क्लियर, 5 प्रश्न हमने अभी तक टोटल किया, फैंटास्टिक क्वेश्चंस किया, इतना ही लिखना, इससे मत लिखना पेपर छूट जाएगा। आगे बढ़ो, धातु के 5 गुण बताइए। धातुएं जो होती हैं उनकी 5 क्वालिटी, अब आप में तो अच्छी क्वालिटी, आप अच्छा खाना बनाती हैं, अब देखने में सुंदर है, अब बहुत सारी लड़के अच्छे हैं, नेचर अच्छा, तमाम चीज़ें आप में है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल डेफिनेटली होंगी। तो ऐसे भाई लोहे वहे में भी तो है, पेड़ों में तो अच्छी खूबसूरत, कितना लंबा पेड़ है, कितना बढ़िया पेड़ है, घोंसला भी बढ़िया बना, और मीठा मीठा फल भी फलता है, इतना हरा भरा है, कितनी सारी चीज़ें, तो सब में क्वालिटी अच्छी बात ढूंढो ना। तो धातुओं में लचीलापन होता है, एक लचीलापन कह सकते हैं, ध्वनि और गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक जैसे गुण में लचीलापन होता है धातुओं में, एक बात।
इनकी धारिता बनी रहती है 2 बार, ये कह सकते हैं। ये संरक्षक वो संवाहक भी होते हैं 2-3 बार। ऐसे छोटे छोटे आप लस्टिंग होती है, डस्टर, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटे छोटे लिख दो, जो भी याद हो वो लिख दो। इनकी जो विशेषता वगैरह होती है, रिएक्ट करते हैं, ऐसी कुछ बातें लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटने वाला, सब मिलेगा। क्वालिटी में आपको चाहिए डालनी है, बस आपको तो ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, Fe2O3 का सूत्र क्या है? किसका सूत्र है? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट 4th सेमेस्टर में भी देखने को केमिस्ट्री में मिलेगा कि Fe2O3 पहले क्या, दोनों जैसे 2 तरीके से आता है। ये कभी कभी दे देगा कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तब आप Fe2O3 लिखोगे। और Fe2O3 किसका सूत्र, मतलब इसका नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो ये सोचो कि 1 नंबर का ये प्रश्न है, अतुल उत्तरी में आया है, तो आपके MCQ में भी तो आ सकता है, और यही नहीं कोई और भी आ सकता है। तो वो सकता है जो थोड़ा लगे कि टफ है, थोड़ा बहुत और संबंधित चाहे फिलहाल करा दूंगी, टेंशन नहीं लो, हम हैं, टेंशन ना लो, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करो जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना लाइक तो बनता है, मंदिर में और घंटी ना बजाओ फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए जल्दी से क्विक करिए सभी के सभी लोग, ईच एंड एवरीवन। जितना बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया रिप्लाई चीज़ें मिलेंगी, इतना आप ध्यान में रख कर चलिएगा, मज़ा आ जाएगा, आपको करवा भी दिया जाएगा, और बढ़िया चकते फुट्टे वाला पेपर देंगे। 3rd सेमेस्टर भी एकदम A1 निकलेगा। मेरे फेवरेट स्टूडेंट का सबका बढ़िया जाना चाहिए भाई, मैं तो यही चाहती हूँ। चलें आगे, आइए। ऊष्मा की माप से क्या तात्पर्य है? ऊष्मा की माप से क्या तात्पर्य है? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, एक उसका वह प्रकार है, रूप है, जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होती है। जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके बीच में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा उच्च तापमान वाले पदार्थ से हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की ओर ट्रेवल करती है, मूव करती है। ऊष्मा को आमतौर पर ऊंचाई या ऊर्जा की इकाई यानी कि कैलोरी या जूल में मापा जाता है, ठीक है। जो ऊर्जा की इकाइयाँ होती हैं उनको हम कैलोरी और जूल में मापते हैं। ये आपको कैलोरी और जूल में जो मापने वाली बात है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक करने को आएगी, तो फटाक से फट टिक करिएगा। और लिखने को जो आएगा, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के प्रकार क्या हैं, ऊष्मा का एग्जाम्पल बताइए, ये सारी चीज़ें आपको जब लिखने को आएंगी तो उनमें छोटा सा अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ें, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आइए, ऊष्मा को मापने वाले जो यंत्र होते हैं वो कौन से, उनका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मामिति के लिए, ऊष्मा को मापने के जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कैलोरीमीटर कहते हैं। हर चीज़ को डिवाइस, आप फिजिक्स में मेजरमेंट की जो डिवाइस है, डायरेक्ट 1st सेमेस्टर में भी पढ़े थे, इसमें भी है, पढ़ना होगा, सिलेबस में दिया गया है तो ध्यान रखना होगा। MCQs इसी के ही बनेंगे हमेशा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसी ही चीज़ों के बनते हैं। तो ये ऊष्मा को मापने का है। फिर आपको बैरोमीटर, ऊंचाई को, नमी को, अलग अलग चीज़ों को मापने का दिया गया है यंत्र, तो सबको ध्यान में थोड़ा सरसरी निगाह में बनाए रखिए। आगे आइए, अनुकूलन किसे कहते हैं? बायो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुकूलन किसे कहते हैं, क्या होता है? डायरेक्ट 1st सेमेस्टर में था, किसे कहते हैं? अनुकूलन जीव विज्ञान में वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक प्रजाति, एक स्पीसीज या एक इंस्टिंक्ट अपने पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो जाती है। मतलब जो इन्वायरमेंट वहाँ पर रहता है वो खुद को उसके हिसाब से उपयुक्त बना लेती है। गर्मी है तो गर्मी की क्षमता डालो, ठंडी है ठंडी की क्षमता डालो। इस बार की गर्मी बहुत सालों बाद इस तरीके की पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं नहीं। तो वैसे जानवर पक्षी भी होते हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वहाँ पे वो सर्वाइव करने की क्षमता अपने अंदर धीरे धीरे करके डेवलप कर लेते हैं, फिर वो चीज़ जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ये क्या होता है? जब किसी स्रोत से, जब किसी रिसोर्स से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकरा कर, कोई सामान है, कोई चीज़ उससे जाती है, टकरा कर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है, उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जब किसी स्रोत से, कोई भी सोर्स है, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, उत्पन्न ध्वनि, वहाँ से एक ध्वनि जनरेट हो रही है, आवाज़ निकल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वॉइस जो है वो जनरेट हो रही है और वहाँ से वो टकरा कर पुनः उस जगह पर रिवर्स हो जा रही है, जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है
वहीं से रिवर्स बैक हो जा रही है तो उसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ये फिजिक्स का सेक्शन का क्वेश्चन, यानी कि आपके सिलेबस में साउंड के भी टॉपिक से चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा गौर करिए, फोकस करिए, बी अटेंशन ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ध्वनि के परावर्तन से क्या मतलब है? किसी ठोस या द्रव्य से ध्वनि का रुक कर वापस लौट आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, उससे ध्वनि जो साउंड होती है वो रुक कर वापस लौट आती है तो वो ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ऐसा छोटा छोटा प्रश्न आएगा, बहुत बड़ा मत लिखिएगा, समय कम रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये क्या होता है? देखिए, एक चित्र है, वही प्रश्न आएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश के जो ऐसे चित्र हैं ये थोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश सतह के पास आती है, कोई एकदम पॉलिश सरफेस है उसके सतह के पास आती है और प्रकाश किरण वापस लौट जाती, आई और लौट गई, यहाँ पे इंसिडेंस रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो इसे प्रकाश का प्रतिबिंब कहा जाता है। सतह पर पड़ने वाली अपरिवर्तित प्रकाश की किरणें सतह से परिवर्तित हो जाती है, यानी कि सरफेस पे आने वाली रेज वहीं से वो रिवर्स हो जाती है, तो जो किरण वापस लौटती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है, इनको पढ़िए और चित्र भी दिमाग में लेकर चलिए। आगे आइए, दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? तो यहाँ पर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि सरफेस पर लगने वाले अभिबंब बल को दाब कहते हैं। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। यूनिट्स भी आएंगी, इतना आपको ध्यान में रख के चलना, मैंने बार बार कहा है, समझिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पीए के द्वारा हम लिखते हैं। आपको ऐसे मात्रक के भी सवाल, आपको कई एसआई यूनिट्स के भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, आज मैंने 15 प्रश्न सिर्फ लिए थे, लेट हो गया था थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में, तो मैंने 15 ही लिए। और आपको क्लास, मेरा टारगेट था कि भाई क्लास होनी चाहिए, बच्चों का वेट हो तो क्लास होनी चाहिए। चलिए, मैंने अपना प्रयास फिलहाल किया है, कल थोड़ा और लंबी कर लेंगे। सुबह लाइव क्लास में मिलेगा, लाइव क्लास में आप लोग प्रेजेंट नहीं रहते, ये गलती करते हो। उस समय आप लोग आओ तो क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार होते हैं, 25-25, 30 से 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं मिलती तो थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।